स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एंट्रोपी, राइट। एंट्रोपी अगर आपको याद है थोड़ा सा कार्नोट साइकिल के बारे में, तो कार्नोट साइकिल की आपने एफिशिएंसी पढ़ी है कि क्या होती है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, तो उसको हम आगे थोड़ा डिस्कस करेंगे फॉर एंट्रोपी। स्टूडेंट्स, फॉर ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर्स T1 and T2, the efficiency is given as neta. ठीक है, neta is the efficiency of the Carnot cycle and that is equal to Q2 minus Q1 over Q2, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो T2 minus T1 over T2। ठीक है, यहाँ पे Q2 क्या है स्टूडेंट्स? Q2 here stands for heat absorbed isothermally at temperature T2, right? And Q1 here stands for heat lost isothermally एट टेम्परेचर T1। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि Q2 हीट एब्जॉर्ब्ड है एट टेम्परेचर T2 और Q1 हीट लॉस्ट या इवॉल्व्ड है एट टेम्परेचर T1, और दोनों ही ये एब्जॉर्प्शन और इवोल्यूशन, या जो एब्जॉर्प्शन हो रही है या जो लॉस हो रहा है हीट का, दे आर बोथ अकरिंग आइसोथर्मली, दैट मीन्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। स्टूडेंट्स, इक्वेशन 1 को मैं अगर सिंप्लीफाई करना चाहूँ तो मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ। इक्वेशन 1 कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 माइनस Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू 1 माइनस T1 ओवर T2। ठीक है, दिस इज सिंपल मैथ्स। तो इसको जब हमने थोड़ा सा रीअरेंज किया तो आपके पास आ गया Q1 ओवर T1 इज इक्वल टू Q2 अपॉन T2, राइट। तो जनरल फॉर्म क्या बनी स्टूडेंट्स इसकी? Q अपॉन T, क्योंकि Q1 ओवर T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर T2। ठीक है, तो इसकी जो जनरल फॉर्म बनी इस इक्वेशन की, विच इज इक्वेशन 2, इसको मैं लिख सकती हूँ Q ओवर T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमने पहले ही रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल की बात की है स्टूडेंट, वो स्टार्टिंग में ही कर दिया था कि फॉर ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल तो आप Q के साथ लिख सकते हो, क्योंकि वी आर कंसिडरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। तो इन जनरल दिस इक्वेशन बिकम्स Q रिवर्सिबल अपॉन T विच इज कॉन्स्टेंट। ठीक है, Q रिवर्सिबल वो आपको पता लग गया। Q रिवर्सिबल कैन बी हीट एब्जॉर्ब्ड, अगर एब्जॉर्ब्ड है तो उसको आपने Q2 से लिखा था, अगर लॉस्ट है तो उसको आपने Q1 से लिखा था। तो जब आपने जनरल फॉर्म में लिखा तो आपने लिखा Q रिवर्सिबल। तो Q रिवर्सिबल इज हीट एक्सचेंज दैट कैन बी लॉस्ट, दैट कैन बी इवॉल्व्ड इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आपके सामने है क्या है कि हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट आइसोथर्मली and reversibly divided by absolute temperature is a constant quantity. Q reversible upon T is a constant, जो आपको ये शो कर रहा है कि heat absorbed और lost, या आप बोल सकते हो heat exchanged isothermally and reversibly divided by absolute temperature is a constant quantity, right? अब स्टूडेंट्स आगे इसी इक्वेशन को, विच इज इक्वेशन 2, ठीक है, दिस इक्वेशन Q1 ओवर T1 इज इक्वल टू Q2 ओवर T2, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा इस तरह से रीअरेंज करूंगी स्टूडेंट कि आपको पता है जब हीट एब्जॉर्ब्ड होती है तो Q को आप पॉजिटिव साइन देते हो और हीट लॉस्ट में Q को आप नेगेटिव साइन देते हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, Q2 क्योंकि हीट एब्जॉर्ब्ड है उसको मैं पॉजिटिव साइन दूंगी, Q1 क्योंकि हीट लॉस्ट है उसको हम नेगेटिव साइन देंगे। तो अगर आप हीट एब्जॉर्ब्ड को पॉजिटिव साइन दो विच इज़ Q2, हीट लॉस्ट को आप नेगेटिव साइन दो विच इज़ Q1, तो आपकी इक्वेशन 2 बन जाएगी Q2 ओवर T2 इज इक्वल टू माइनस Q1 ओवर T1, क्योंकि Q1 वॉज हीट लॉस्ट तो उसको आपने नेगेटिव साइन दिया। स्टूडेंट्स, अगर इसको मैं रीअरेंज करूंगी तो आपके पास बन जाएगा Q1 ओवर T1 प्लस Q2 ओवर T2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन आपको पता है हम बात कर रहे हैं एक साइक्लिक प्रोसेस की, वी आर कंसिडरिंग अ कार्नोट साइकिल विच इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q इज़ नेवर इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, हीट इज़ नेवर इक्वल टू 0 फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस। क्यों? क्योंकि हीट एक पाथ फंक्शन होता है, ये स्टेट फंक्शन नहीं होता। क्योंकि हीट स्टेट फंक्शन नहीं है तो Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता, इसलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको समेशन करनी पड़ेगी। हम एक Q अपॉन T को 0 के इक्वल नहीं कर सकते, Q अपॉन T को हम कांस्टेंट कर सकते हैं बट वी कैन नॉट टेक Q अपॉन T एज 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समेशन ऑफ Q अपॉन T इज 0। ठीक है, तो याद रखना है Q रिवर्सिबल अपॉन T इज कांस्टेंट बट समेशन ऑफ Q अपॉन T इज 0। तो दैट मीन्स व्हेन
reversible and isothermal process in Carnot cycle is carried out in infinitesimally small steps, summation of Q by T is equal to 0. ठीक है, summation of Q by T is equal to 0. तो स्टूडेंट्स ये आपने याद रखना है कि summation of Q upon 2 is 0 and वैसे Q reversible upon T is कांस्टेंट. ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी साइक्लिक प्रोसेस को आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली करते हो तो समेशन ऑफ Q अपॉन T इज 0. अब स्टूडेंट्स ये जो Q अपॉन T है इसको आप स्टेट फंक्शन, इसको आप एंट्रोपी बोलते हैं स्टूडेंट्स. ये जो Q रिवर्सिबल अपॉन T है आपके पास, दिस टर्म इज कॉल्ड एंट्रोपी. ठीक है, तो यही है. अब आप देखेंगे कि एंट्रोपी इज अ स्टेट फंक्शन. स्टूडेंट्स हम कंसीडर करेंगे एक साइक्लिक प्रोसेस को. ठीक है, विच इज़ ए बी ए. दैट मीन्स साइक्लिक प्रोसेस का मतलब क्या हो गया कि ए पहले बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी फिर ए में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो इट इज़ ए साइक्लिक प्रोसेस और इसको कैसे किया जा रहा है, रिवर्सिबली. तो लेट अस कंसीडर अ साइक्लिक प्रोसेस विच इज़ कैरिड आउट रिवर्सिबली. तो स्टूडेंट्स ये डायग्राम बना है यहाँ पे, आपने देखना है कि ये एक साइक्लिक प्रोसेस है जिसमें पहले ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, फिर बी ए में कन्वर्ट हो रहा है और आपके पास एक लार्ज नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल्स बन रही हैं स्टूडेंट. इसमें देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल कार्नोट साइकिल. ठीक है, यू कैन सी देर आर लार्ज नंबर ऑफ साइकिल्स. इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं स्टूडेंट्स और जो वर्टिकल लाइन्स हैं जो स्लैंटिंग हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस को कर रही हैं. ठीक है, तो आप देखोगे रिवर्सिबल साइकिल कैन बी कंसीडर्ड एज बीइंग मेड अप ऑफ इन्फिनाइट नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल्स. ठीक है, मतलब आप लार्ज नंबर ऑफ कार्नोट साइकिल्स लोगे इनफिनिशमली स्मॉल. तो आप पता है फॉर ईच साइकिल समेशन ऑफ Q अपॉन T इज 0. अभी आपने पीछे देखा फॉर ईच साइकिल समेशन ऑफ Q अपॉन 2 इज 0. इसका मतलब अगर आप इनफिनिशमली स्मॉल चेंजेस कर रहे हैं तो आप कर दोगे समेशन ऑफ del Q upon T is 0 where this del Q represents small changes. ठीक है, you are considering small Carnot cycles and for small Carnot cycles, for infinitesimally small Carnot cycles summation of del Q upon T is 0. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद है, अब आपने देखा कि साइक्लिक प्रोसेस है, 2 स्टेप्स में हो रहा है. पहले ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, बी फिर बी ए में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है, तो दैट मीन्स समेशन ऑफ डेल Q अपॉन T इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए टू बी डेल Q अपॉन T प्लस समेशन ऑफ डेल Q अपॉन T बी टू ए और वो क्या है 0. ठीक है, इसी को आपने खोल के लिखा. ये जो टर्म थी आपने समेशन ऑफ डेल Q अपॉन T, क्योंकि 2 स्टेप्स में हो रहा है ए टू बी बी टू ए, तो आप वो दोनों स्टेप्स दिखा रहे हो ए टू बी एंड बी टू ए. तो समेशन ऑफ डेल Q अपॉन T क्योंकि इक्वल टू 0 है, डेल Q अपॉन T ए टू बी इज इक्वल टू माइनस समेशन ऑफ बी टू ए डेल Q अपॉन T. ठीक है, तो ये जब हो गया तो आपके पास क्या बन गया, Q अपॉन T ए टू बी इक्वल टू माइनस Q अपॉन T बी टू ए. ये जो क्वांटिटी होती है Q अपॉन T, इट इज़ अ डेफिनेट क्वांटिटी whose value depends upon initial state A and final state B. ये जो क्वांटिटी है Q reversible upon T, it is called entropy. It is a state function and it is called entropy which is represented by S. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपको पहले भी बता दिया था मैंने कि दिस क्वांटिटी Q reversible upon T is called entropy and it is a state function. और ये डिपेंड करती है इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे जो आपके सामने है, क्योंकि 2 स्टेप्स हो रहे हैं ए टू बी बी टू ए. आपने ए टू बी का स्टेप भी लिया, बी टू ए का स्टेप भी लिया और फाइनल आपके पास ये आया. ठीक है, जो सिर्फ ये दिखा रहा है कि इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट. नेक्स्ट आपने देख लिया कि इट इज़ अ स्टेट फंक्शन, इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ठीक है, एंट्रोपी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, ये अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करती है. तो क्योंकि ये एक स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एस क्या बन गया, एस बी माइनस एस ए दैट इज़ इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T. क्योंकि एंट्रोपी एक स्टेट फंक्शन होता है तो ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल आएगा स्टूडेंट. एग्जैक्ट डिफरेंशियल मीन्स डी एस, दैट मीन्स डेल्टा एस इज इक्वल टू एस बी माइनस एस ए एंड डी एस इज इक्वल टू Q रिवर्सिबल अपॉन T. ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, डी एस कंप्लीट डिफरेंशियल.
उसके बाद यूनिट्स स्टूडेंट्स आपके सामने हैं, यूनिट्स इसी तरह से निकलेंगी। एंट्रोपी इज क्यू अपॉन टी। क्यू अगर आप कैलोरीज में ले रहे हो, टेम्परेचर केल्विन में हो गया तो यूनिट आ गई कैलोरीज पर केल्विन। अगर आप क्यू को हीट को जूल में ले रहे हो तो यूनिट्स आ गई जूल पर केल्विन। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स एंट्रोपी, तो आपको मोल ऑफ द सब्सटेंस भी लेना पड़ता है। तो इसकी यूनिट्स जो एग्जैक्ट यूनिट बनती हैं स्टूडेंट्स वो क्या बनती हैं, अगर कैलोरीज में ले रहे हो तो बन रही है कैलोरीज पर केल्विन पर मोल, और अगर जूल में ले रहे हो तो जूल पर केल्विन पर मोल। क्यों? क्योंकि इट इज़ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। तो कितने मोल्स आप ले रहे हो वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। तो आपने याद रखना है एंट्रोपी इज नथिंग, एंट्रोपी इज हीट एब्जॉर्ब्ड और लॉस्ट रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली। ठीक है, डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट टेम्परेचर Q अपॉन T, दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी। ठीक है, और इट इज अ स्टेट फंक्शन, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स आगे करेंगे थोड़ा सा हम एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इन अ रिवर्सिबल प्रोसेस। लेट अस कंसीडर अ प्रोसेस अंडर कंप्लीटली रिवर्सिबल कंडीशन, मतलब हम एक ऐसा प्रोसेस ले रहे हैं जो रिवर्सिबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर सिस्टम एब्जॉर्ब्स करता है हीट रिवर्सिबली तो क्या होगा, अगर सिस्टम हीट को रिवर्सिबली एब्जॉर्ब कर रहा है तो सराउंडिंग उतनी ही हीट को रिवर्सिबली लूज करेगा। ठीक है, दिस इज जनरल कंसेप्ट कि सिस्टम एब्जॉर्ब्स हीट रिवर्सिबली देन सराउंडिंग विल लूज लॉस्ट हीट रिवर्सिबली, वो लूज करेगा रिवर्सिबली। तो क्यों रिवर्सिबल, अगर सिस्टम की हीट है तो सराउंडिंग की हीट क्या होगी, माइनस क्यू रिवर्सिबल। ठीक है, जितनी सिस्टम ने एब्जॉर्ब की सराउंडिंग उतना ही लूज करेगा। बस फर्क क्या है कि सिस्टम की हीट अगर प्लस में आएगी तो सराउंडिंग की हीट माइनस में आएगी। तो बस यही फर्क है, क्यू रिवर्सिबल इज द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड माइनस क्यू रिवर्सिबल इज द हीट लॉस्ट बाय द सराउंडिंग। ठीक है, आपको पता है स्टूडेंट्स टोटल हीट जो सिस्टम और सराउंडिंग की होती है वो हमेशा यूनिवर्स की इक्वल होती है। ठीक है, दैट मीन्स एंड एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग। उसी तरह से एंट्रोपी ऑफ टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या होगी, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग। ठीक है, तो सपोज करते हैं आपका प्रोसेस आइसोथर्मली हो रहा है, दैट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है। तो वही चीज़ बोली जा रही है कि सिस्टम अगर एब्जॉर्ब करता है तो सराउंडिंग लूज करते हैं, सिस्टम की अगर प्लस में है तो सराउंडिंग की माइनस में है, सिस्टम की अगर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी है तो सराउंडिंग की माइनस में क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगी। बिल्कुल सिंपल। ठीक है, वो पहले बता चुकी हूँ, सिस्टम जितनी एब्जॉर्ब करता है सराउंडिंग उतनी ही लूज करता है। सिस्टम की एंट्रोपी अगर क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होती है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी माइनस में क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी होगी। टोटल एंट्रोपी सिस्टम प्लस सराउंडिंग वो कितनी होती है, 0। तो आपका क्या बन गया, सिस्टम है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, सराउंडिंग क्या है माइनस क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी, वो किसके इक्वल आ गया, 0। दैट मीन्स फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू 0। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखना है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज ऑलवेज 0। ठीक है, फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी, टोटल मीन्स एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग एंड दैट इज इक्वल टू 0। जो आपने अभी यहाँ देख लिया कि वो क्या आई थी, 0। बस फर्क कुछ नहीं है, इस माइनस साइन से आपने नहीं करना। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि जितनी हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब की थी सराउंडिंग ने उतनी ही लूज की, तो ये माइनस में आए। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आ गया एंट्रोपी चेंज इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। स्टूडेंट्स इरिवर्सिबल में भी वही होगा, सिस्टम की एंट्रोपी क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ही रहेगी, लेकिन बस सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो जाएगी, माइनस में, वो आप समझ सकते हो, लेकिन क्या होगी, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, क्योंकि अब हम निकाल रहे हैं एंट्रोपी चेंज फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो दैट मीन्स
सिस्टम ने एब्जॉर्ब की क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी और सराउंडिंग ने माइनस क्यू इरिवर्सिबल हीट को लूज किया बिकॉज द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल। तो फिर वही एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग कितनी आई, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। अब स्टूडेंट्स एक चीज़ याद रखनी है कि रिवर्सिबल वर्क इज ऑलवेज ग्रेटर देन इरिवर्सिबल वर्क। फर्स्ट लॉ बोलता है डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल। दिस इज फर्स्ट लॉ विच इज डब्ल्यू माइनस में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंशन वर्क की बात हो रही है, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस इसी को मैं कैसे लिखूंगी, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। दिस इज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। नाउ क्यों, क्योंकि डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन होता है, तो चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल है चाहे इरिवर्सिबल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके पास दोनों बराबर आएंगे। ठीक है, इसका डेल्टा यू इसके डेल्टा यू के बराबर आएगा स्टूडेंट। तो क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल। क्यों, क्योंकि डेल्टा यू एक स्टेट फंक्शन होता है, चाहे प्रोसेस रिवर्सिबल है चाहे इरिवर्सिबल है, डेल्टा यू विल रिमेन सेम। तो दोनों इक्वल हो गए, क्यू रिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू क्यू इरिवर्सिबल माइनस डब्ल्यू इरिवर्सिबल, ये दोनों सेम है। उसके बाद लेकिन एक चीज़ है कि डब्ल्यू रिवर्सिबल वर्क डब्ल्यू इरिवर्सिबल वर्क से हमेशा ज़्यादा होता है। तो क्योंकि रिवर्सिबल वर्क इरिवर्सिबल वर्क से ज़्यादा होता है, तो रिवर्सिबल हीट भी इरिवर्सिबल हीट से ज़्यादा होगी। तो ऑब्वियस है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी ग्रेटर हो जाएगा क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी से, डिवाइडेड बाय टी किया दोनों साइड। तो क्योंकि रिवर्सिबल वर्क ज़्यादा है तो रिवर्सिबल हीट भी ज़्यादा होगी। तो अब इसको किस तरह से लिख सकती हूँ मैं, क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं हैं तो हमने माइनस किया, ग्रेटर देन ज़ीरो। तो जब हम इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट, व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा एस सिस्टम एंड व्हाट इज दिस, दिस इज डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम की एंट्रोपी आ रही है क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी और सराउंडिंग की एंट्रोपी आ रही है माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी, क्योंकि हम ले रहे हैं इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो क्या हो गया, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस टोटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो स्टूडेंट्स दो चीज़ें आपने देखी यहाँ पे, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू ज़ीरो, फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। इन दोनों को हम इस तरह से ज्वाइन करते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज इक्वल टू ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो। वो आपको पता होना चाहिए। इक्वल टू ज़ीरो कब होगी, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो कब होगी, जब इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, फॉर ए रिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी इज ज़ीरो, फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास क्लॉसियस इनइक्वालिटी। बिल्कुल सिंपल है स्टूडेंट्स, एक बार आप इसको देख लेना, इसमें कोई मैथमेटिक्स ऐसा कोई कुछ भी इक्वेशंस नहीं है, कोई बड़ी फिजिक्स मैथ्स नहीं यूज़ हो रहा है, सिंपल इक्वेशंस यूज़ हो रही हैं। व्हाट इज क्लॉसियस इनइक्वालिटी, फॉर अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, अभी आपने देखा फॉर ए इरिवर्सिबल प्रोसेस टोटल एंट्रोपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन माइनस डेल्टा एस सराउंडिंग। ठीक है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग किसके इक्वल होगा, वो अभी आपने देखा था, माइनस क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। तो डेल्टा एस सिस्टम इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, क्योंकि सराउंडिंग की एंट्रोपी कम है और सिस्टम की एंट्रोपी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसको अगर स्मॉल चेंज के लिए लिखना है स्टूडेंट, तो मैं कैसे लिखूंगी, डी एस सिस्टम इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी फॉर ए स्मॉल चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि ये कंप्लीट डिफरेंशियल होता है तो वी कैन राइट डी एस। ठीक है, तो डी एस सिस्टम इज ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल अपॉन टी। दिस इज कॉल्ड क्लॉसियस इनइक्वालिटी, जो ये बोलती है कि एंटायर यूनिवर्स could be considered as a isolated system. Entire universe could be considered as a isolated system in which all naturally occurring processes are
इरिवर्सिबल। ठीक है, वही चीज़ है, जितने भी आपके नेचुरल अकरिंग प्रोसेसेस होते हैं दे ऑलवेज आर इरिवर्सिबल। ठीक है, पानी ऊपर से नीचे को ही आता है, ठीक है, बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस एंड इट इज़ इरिवर्सिबल। अपने आप ये वापस नहीं जा सकता ऊपर को, ठीक है, जा सकता है बट दैट इज बाय एक्सटर्नल सोर्स। जो इसकी नेचर है वो है कि इट इज़ ऑलवेज इरिवर्सिबल। तो इसको आप इस तरह से कंबाइन करेंगे स्टूडेंट्स आप, एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट बट एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज टेंड्स टू इंक्रीज। ठीक है, तो ये अब आपने दो लॉज इकट्ठे कर दिए स्टूडेंट। फर्स्ट लॉ ने बोला था कि एनर्जी यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट रहती है। सेकंड लॉ बोलता है ठीक है, एनर्जी यूनिवर्स की हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन जो एंट्रोपी होती है यूनिवर्स की वो हमेशा टेंड्स टू मैक्सिमम। दैट मीन्स एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। तो दिस इज द joint combination of two laws. Energy of the universe is constant, entropy of the universe always tends to maximum। ठीक है, और लास्ट में थोड़ा सा फेज ट्रांजिशन देख लें स्टूडेंट, जो आपने पिछली बार भी देखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है उनमें, उनके न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं कई बार, तो वो आपने देख लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले तो फिजिकल सिग्निफिकेंस देखो, व्हाट इज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। सबको पता है एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डिसऑर्डर और रैंडमनेस। जितनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी उतनी ज़्यादा डिसऑर्डर होगा, उतना ज़्यादा रैंडमनेस होगी। ठीक है, इसका मतलब रिएक्शन सिर्फ उसी डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस हो सकती है जहाँ डिसऑर्डर इंक्रीज करता है, जहाँ एंट्रोपी इंक्रीज करती है। ये एक क्राइटेरिया है फॉर द स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस कि रिएक्शन हमेशा उसी डायरेक्शन में फिजिबल होती है जहाँ डिसऑर्डर इंक्रीज करता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है सॉलिड्स सबसे ज़्यादा ऑर्डर्ड स्टेट होती है तो उनकी एंट्रोपी सबसे कम होती है। गैसेस सबसे ज़्यादा डिसऑर्डर्ड स्टेट होती है इसलिए उनकी एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है। सॉलिड्स की एंट्रोपी सबसे कम, गैसेस की एंट्रोपी सबसे ज़्यादा, और लिक्विड्स की इन बिटवीन सॉलिड एंड गैस। ठीक है, उसके बाद है फेज ट्रांजिशंस। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन, वो आपको पता है फेज ट्रांजिशन मीन्स सॉलिड से लिक्विड बनना, लिक्विड से गैस बनना या ट्रांजिशन होना, तो वो देखना है। सबसे पहले है एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न। फ्यूज़न का मतलब होता है मेल्टिंग। ठीक है, तो क्या है एंट्रोपी ऑफ फ्यूज़न इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ अपॉन टी एफ, वेयर डेल्टा एच एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न एंड टी एफ इज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूज़न, जिसको आप कौन सा पॉइंट बोलते हो, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मतलब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं फ्यूज़न या उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है किस टेम्परेचर पे ये हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और हमेशा मेल्टिंग के लिए हीट इज एब्जॉर्ब्ड, हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन होगी तभी होगी मेल्टिंग। तो ये फॉर्मूला ले लेना है आपने और इसके बेस पे आपको एंट्रोपी निकालनी होती है। सेकेंड है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। वेपोराइजेशन मीन्स लिक्विड से गैस बनना। ठीक है, और जब लिक्विड से गैस बनता है तो वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बनता है जिसको आप क्या बोलते हो, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो व्हाट इज एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा एस स्टैंड्स फॉर एंट्रोपी चेंज, वी स्टैंड्स फॉर वेपोराइजेशन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन टी बी, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, चाहे मेल्टिंग हो चाहे वेपोराइजेशन हो, दोनों के लिए हीट इज़ रिक्वायर्ड। तो दोनों ही प्रोसेसेस कैसे हैं, एंडोथर्मिक। बोथ द प्रोसेसेस फ्यूजन एज वेल एज वेपोराइजेशन आर एंडोथर्मिक। ठीक है, तो इसका मतलब डेल्टा एच एफ भी पॉजिटिव में होगा, डेल्टा एच वी भी पॉजिटिव में होगा। तो इन प्रोसेसेस में हमेशा देर इज़ इंक्रीज इन एंट्रोपी। जो आप देख सकते हो जब सॉलिड से लिक्विड बना, सॉलिड में सबसे ज़्यादा ऑर्डर होता है, लिक्विड में ऑर्डर कम होता है। ठीक है, तो इंक्रीज कर रही है एंट्रोपी। सिमिलरली लिक्विड में ऑर्डर कम है लेकिन गैसेस, लिक्विड में डिसऑर्डर कम है लेकिन गैसेस में डिसऑर्डर ज़्यादा है। तो लिक्विड से जब गैस बन रहे हैं तो डिसऑर्डर बढ़ रहा है। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या कर रही है, इंक्रीज। और लास्ट में है एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब है कि व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगोज ट्रांजिशन
फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर एंट्रोपी चेंज इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। ठीक है, जब एक क्रिस्टलाइन फॉर्म से दूसरी क्रिस्टलाइन फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको जो चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। जैसे रोम्बिक सल्फर से मोनोक्लिनिक सल्फर, तो दीज आर द टू सेम फॉर्म्स ऑफ सल्फर बट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है। तो एक एलोट्रॉपिक फॉर्म से दूसरी एलोट्रॉपिक फॉर्म में जो कन्वर्जन है दैट इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। डायमंड से ग्रेफाइट बनना, ठीक है, तो ये है कि व्हेन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस अंडरगो ट्रांजिशन फ्रॉम वन क्रिस्टलाइन फॉर्म टू अनदर एंट्रोपी चेंज इज कॉल्ड एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन। तो इसका भी वही फार्मूला है, डेल्टा एस ट्रांजिशन इज इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन अपॉन टेम्परेचर। ठीक है, तो इन पे किसी पे भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आपको कैलकुलेट करने को आ जाता है एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन। यू कैन बी आस्क्ड टू कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग, आपको दिया होगा वेपोराइजेशन की लेटेंट हीट दी होगी। सिमिलरली यू कैन बी आस्क्ड टू कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ ट्रांजिशन, आपको दिया होगा डेल्टा एच ट्रांजिशन। ठीक है, तो याद रखना है जब भी ट्रांजिशन होती है अगेन हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड या इवॉल्व, कुछ भी हो सकती है। कई केसेस में हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, कई केसेस में हीट इज़ इवॉल्व, लेकिन चाहे वेपोराइजेशन है चाहे फ्यूजन है हीट इज़ ऑलवेज एब्जॉर्ब्ड, ऑलवेज। ठीक है, तो डेल्टा एच ट्रांजिशन में देयर कैन बी हीट एब्जॉर्प्शन और हीट लॉस्ट। तो डेल्टा एस ट्रांजिशन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, मतलब ट्रांजिशन में एंट्रोपी इंक्रीज भी कर सकती है, ट्रांजिशन में एंट्रोपी डिक्रीज भी कर सकती है, लेकिन जब फ्यूज़न होगी या जब आपकी वेपोराइजेशन होती है तो एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पर न्यूमेरिकल कर लेना, नेक्स्ट असाइनमेंट में मैं दूंगी आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए। थैंक यू।